अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां यहाँ मुनव्वर आलम तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अॼु पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अॼु असां ख़ासि तौर ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ एज़ ए सियासी जमात जेका फंडिंग कई जमा ऐं इलेक्शन 2018 ऐं उन खां पहिरें जेका फंडिंग थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे, उन जे हवाले सां असां हिकु पंहिंजो पहिरियों सेगमेंट कंदासीं। ख़ासि तौर ते जेका फंडिंग फॉरेन फंडिंग थी ऐं जेका ॿाहिरां पैसा आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे हिते इलेक्शन में मदद जे लाइ, उन हवाले सां जेका इलेक्शन पार्टी जा बैंक अकाउंट्स लुकाया आहिनि ऐं इलेक्शन कमीशन खे चंदे बाबति ग़लति मालूमात ॾिनी वई आहे। साल 2008, साल 2009 ऐं साल 2012-13 में 1,33 करोड़ रुपए जा अतिया ॾिना विया। पीटीआई खे 1,64 करोड़ रुपयनि जी आजा अतिया मिलिया। पीटीआई 31 करोड़ रुपयनि खां वधीक अतिया ऐं 3 बैंक अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन में ज़ाहिर ई न कया। इलेक्शन कमीशन में जमा करायल स्क्रूटनी कमेटी जी रिपोर्ट मूजिब पीटीआई जे अकाउंट स्टेटमेंट में शामिल कैश रसीदूं बैंक स्टेटमेंट सां मुताबिक़त नथियूं रखनि। अकाउंटेंट जा तफ़सील जारी कया विया, पर 2008 खां 2012 ताईं जा असासा ज़ाहिर न कया विया। 5 सालनि में चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ऑडिट रिपोर्टनि जो साॻियो टैक्स जारी कयो। चार्टर्ड अकाउंट फर्म पंहिंजी ऑडिट रिपोर्ट में का बि तारीख़ दाख़िल न कई जेका मयार जे ख़िलाफ़ हुई। रिपोर्ट में चयो वियो आहे त पीटीआई चंद माण्हुनि खां सवाइ परॾेही फंडिंग जा मुकमल ज़रिया ज़ाहिर न कया आहिनि, जंहिं सबबि जांच कमेटी इन ते तबसरो करणु क़ासिर आहे। इन खां अलावा अमेरिका, कैनेडा, बरतानिया, जापान, सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड ऐं फिनलैंड समेत ॿियनि मुल्कनि मां फंड मिलिया। जांच कमेटी मूजिब जॾहिं पीटीआई समेत ॿियनि पार्टियुनि मुकमल डेटा हासिल करण में तामुन न कयो त इलेक्शन कमीशन जी इजाज़त सां कमेटी स्टेट बैंक ऐं ॿियनि बैंकनि खां 2009 खां 2013 ताईं जो रिकॉर्ड हासिल कयो ऐं पाकिस्तान में इहा रिपोर्ट मुरतब कई वई। इन हवाले सां अञा असां तव्हांखे डिटेल ॾींदासीं। हिन जी घणी समातूं थियूं। बाबा रवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी तरफ़ां पेश थींदो रहियो आहे ऐं केस हलियो कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इहा अपील बि कई सुप्रीम कोर्ट में, जेका असांजी रिपोर्ट आहे स्क्रूटनी कमेटी जी ऐं जेका इलेक्शन कमीशन जी रिपोर्ट आहे उनखे पब्लिक न कयो वञे, आवाम खे उहो अवामी हिकु सीक्रेट डॉक्यूमेंट जे तौरु पब्लिक इलेक्शन कमीशन वटि मौजूदु हुजे, पर उनखे पब्लिक करण खां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हिकिड़ी दरख़्वास्त ॾिनी जेका रद्द थी वई ऐं उन खां पोइ इहा पब्लिक थी वई। ऑपोज़िशन खे हिकिड़ो हथियार हाणे हथु अची वियो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे लाइ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ कीअं चंदो जमो कयो ऐं हिन हवाले सां हाणे सियासी हलचल शुरू थी वई आहे।
ऑपोजिशन पीटीआई खे चोर चए थी, पीटीआई चए थी त असां कंहिं शइ में रुकावट न विधी ऐं जेको तहक़ीक़ थियणी हुई असां उन में बि का रुकावट न विधी। उहा तहक़ीक़ मुकमल थी ऐं असां उहा रिपोर्ट बि हाणे पब्लिक थी वई आहे। असां सुरख़ुरू थिया आहियूं, जेको कुझु आहे उहो सभु आवाम जे साम्हूं आहे, असां का शइ न लुकाई आहे। हिन हवाले सां छा मौक़िफ़ आहे, हिन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं, कोशिशि कंदासीं। पहिरियों त लीगल ओपिनियन वठूं त हीअ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे एज़ ए सियासी जमात केतिरो नुक़सानु ॾींदी ऐं इन में क़ानूनी कहिड़ी कार्रवाई थी सघे थी पीटीआई जे ख़िलाफ़। इन जे हवाले सां असां सां मौजूदु आहे रशीद रिज़वी, असांखे जॉइन कयो आहे। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। रिज़वी साहब, क़ानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने जो स्क्रूटनी और जो फंडिंग के हवाले से स्क्रूटनी कराई और उसकी जो अब रिपोर्ट सामने आई है, कानून क्या कहता है, इस पर क्या कोई कार्रवाई हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और किस किस्म की कार्रवाई हो सकती है? देखें, अभी जो है ये रिपोर्ट जो आई है ये एक सब कमेटी की रिपोर्ट है जी। ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट नहीं है। अभी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की जाएगी जी और इस पे पार्टियां अपने अपने दलाइल पेश करेंगी, ऑब्जेक्शंस दाखिल करेंगी। अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक इल्जाम तराशी की है कि जिसमें डबल टाइम दो दफे एक ही फिगर को रिपीट किया गया है, ये गलत है। कोई हमने करोड़ों रुपए की कंसीलमेंट नहीं की है। तो ये अभी एक टेंटेटिव रिपोर्ट है जिसमें ये बातें आई हैं कि 16 अकाउंट डिक्लेयर नहीं हुए थे और बहुत से ट्रांजैक्शंस हैं जो आए नहीं हैं। अब ये अगर इस रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन मान लेती है, सारे एतराज़ात खत्म करके इनको सही तस्लीम कर लेती है, तो मैं समझता हूँ कि वो इतना अख्तियार है कि वो पार्टी भी बैन कर सकती है, न सिर्फ उन पर पनिशमेंट लगाए, बतौर सजा फाइन लगाए, पार्टी को भी बैन कर सकती है वो। इसलिए कि उन्होंने अब एक ये भी खबर आई है कि दुबई से एक क्रिकेट क्लब ने $2.5 मिलियन भेजे हैं, जबकि लॉ कहता है कि सिर्फ पाकिस्तानी सिटीजन बाहर का जो है वो डोनेशन दे सकता है। कोई एजेंसीज, कोई कंपनीज वो डोनेशन नहीं दे सकती है। तो अब ये भी स्क्रूटनी होगी कि किसने किसको कितने पैसे दिए हैं, क्या वो पाकिस्तानी है, नॉन पाकिस्तानी है, फॉरेन कौन सी कंट्रीज के हैं। तो अभी ये समझे कि अभी तो इब्तिदा हुई है। अच्छा, कानून ये यानी आपका कहना ये कि कानून अगर हरकत में आए और इलेक्शन कमीशन अपने कवानीन पर अमल करे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, अगर, क्योंकि अभी ये रिपोर्ट हतमी, इस पर डिबेट भी होगी, इस पर समातें भी होंगी, इसको चैलेंज भी किया जा सकेगा, तो कितने फोरम है इलेक्शन कमीशन के बाद? फिर क्या ये सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकती है और वहाँ पर भी कोई इसके, अगर ये निकल आती है और कमीशन इस पर कोई डिसीजन दे देता है तो वो फिर आला अदालतों में भी चैलेंज हो सकते हैं होगा और हाई कोर्ट का फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इन्होंने जानबूझ के 8-9 साल लगाए हैं अकाउंट्स देने में और अब ये कह रहे हैं पीटीआई वाले कि सब पार्टियों का एक साथ फैसला करो। इनका स्क्रूटनी तो 8-9 साल पहले शुरू हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल 2008, 9, 10 के ये अकाउंट्स देखे गए हैं अभी तो। जी 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 जी। तो इस ये जो ताखीर है, इससे आप समझते हैं कि करंट उस पे स्टेटस पे असर पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? बिल्कुल, आने वाले इलेक्शन में तो ये डिबेट होगा। लोग इस बात को उछालेंगे कि देखे ना, दिल में इनके चोर था, इसी वजह से ये रिकॉर्ड नहीं दे रहे थे। कभी हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे थे, कभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे थे, कभी इलेक्शन कमीशन में उल्टे सीधे बहाने करके बेच ले रहे थे। उन्हें मालूम था कि उन्होंने इस अकाउंट के साथ क्या किया है, कितने घपले हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। तो आप 2008, 9, 10 की बुनियाद पर पार्टी पर पाबंदी लग सकती है, आप ये कह सकते हैं?
देखिए ना, ऑफेंस को जब पकड़ा जाए, आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि ये मेरा, क्योंकि कत्ल आज से 15 साल पहले किया था तो मुझे सजा ना दे। जी। वो तो जब ऑफेंस पकड़ा गया और जब साबित हुआ है, वो उसी दिन पे सजा काउंट करेगी। क्या क्या हरबे हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इसको मजीद डिले करने के लिए? एक हरबा तो आपने बताया कि दूसरी जमातों की भी इसी तरीके से ऑडिट और उनकी तहकीकात की जाएं। अगर वो इलेक्शन सबके कमीशन, साथ किया जाए, सबके जी सबके साथ किया जाए। जी हाँ बिल्कुल, तो अगर इसमें चले जाती है इलेक्शन कमीशन तो फिर तो आपको नहीं लगता कि एक जमात के लिए जब इतना टाइम लग गया तो और जमातों के लिए कितना वक्त लग जाएगा? हाँ, अब देखना है कि देखिए ना, केस तो सीरियल वाइज ये पुराना है सबसे, जी। पीटीआई का। अब इलेक्शन कमीशन की बात आएगी इंडिपेंडेंस पे, इंटेग्रिटी पे, कि वो किस तरह से वो चलती है। उन्होंने दूसरों को भी शो कॉज नोटिस तो दे दिया है, अब उनका वेट करती है या जितने केस कंक्लूड होते, जिस पार्टी के कंक्लूड होते हैं उसको फैसला देते जाए। ये तो उनके सबूत होगा इंडिपेंडेंस का कि इलेक्शन कमीशन किस हद तक इंडिपेंडेंट है, न्यूट्रल है, और उसकी जो कहते हैं इंटेग्रिटी क्या है। लेकिन इनका तो अब स्क्रूटनी पे, कमेटी की रिपोर्ट पे ही बहस होनी है। तो अच्छा, बाबर अवान साहब तो ये कहते हैं कि अभी तो ये बात हतमी है ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ अभी कहीं पे अप्रूव ही नहीं हुई। अभी तो ये स्क्रूटनी कमेटी ने सिर्फ एक खाका पेश किया है, अभी इस पर जिरा होनी बाकी है और इस पर हमारी तरफ से दलाइल बाकी हैं। हाँ, वो ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे रिपोर्ट का, लेकिन ये इस हकीकत को कैसे मस्क कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी एक इल्जाम आ रहा है कि क्रिकेट क्लब ने $2.5 मिलियन दुबई से भेजे हैं। वो कैसे, उसको किस तरह से ट्विस्ट करेंगे ये? वो पाकिस्तानी तो नहीं है। और आप कह रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट ये है कि पार्टी पर पाबंदी लग सकती है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रशीद रिजवी साहब असांखे ज्वाइन कयो हुयो ऐं वाज़े तौर ते रशीद रिजवी साहब इहो चयो त जेका स्क्रूटनी आहे ऐं स्क्रूटनी खां पोइ इलेक्शन कमीशन में इहा रिपोर्ट सबमिट थींदी, उन खां पोइ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खे इहो हक़ मिलंदो त हू इलेक्शन कमीशन में हिन रिपोर्ट खे चैलेंज करे। पहिरें इलेक्शन कमीशन इन खे अञा ताईं एज़ ए प्रूफ साबित न कयो आहे ऐं अञा ताईं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खे बि हिन रिपोर्ट जे हवाले सां को नोटिस या का शइ जारी न थी आहे। अञा प्रोसेस वधीक आहे, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जे लाइ मुश्किल थी सघंदी। स्क्रूटनी कमेटी जेका रिपोर्ट पेश कई आहे ऐं उहा इलेक्शन कमीशन में बि वञणु टाइम लॻंदो उन में, असांखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन ते छा मौक़िफ़ आहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन में छा सोचे थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जो सदर ऐं विफ़ाक़ी वज़ीर अली ज़ैदी असांखे जॉइन कयो आहे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैदी साहब। वालेकुम सलाम साईं। सर जी, ये 2008, 9, 10 से ये सिलसिला चल रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मदद की? और अब ये जो सब कमेटी की एक रिपोर्ट है, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह देख रही है? अपोजिशन तो बहुत उछाल रही है। सही, ऑपोजिशन ने रिपोर्ट पढ़ी जो है ना, वो अंग्रेजी में आई है। जैसे वो पनामा में खुश हो रहे थे ना जब बाद में गुलाब जामुन खा रहे थे खड़े होके, तो वो भी अभी अंग्रेजी की रिपोर्ट उन्होंने, उनको समझ तो आई नहीं होगी। तो जब वो उसका, हम सोच रहे हैं कि एक उसका उर्दू तर्जुमा करा दें और दोनों को दे देते हैं, पढ़ लें। बिलावल साहब तो शायद उर्दू पढ़ते भी नहीं, लेकिन वो उनके भी किसी लोगों ने उनको एडवाइस नहीं कि वो थोड़ी अंग्रेजी पढ़ लेते तो वो पढ़ लें। तो देयरफॉर वो रिपोर्ट जब आएगी वो उनको समझ आएगा। उसमें लिखा ही कुछ नहीं है, उसमें तो बड़ा साफ साफ लिखा है कि कोई फॉरेन फंडिंग हुई नहीं। फॉरेन फंडिंग किसी फॉरेन मुल्क से होती है। अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे दे रहा है इसका मतलब फॉरेन फंडिंग नहीं है। हम तो वो जमात हैं, इमरान खान वो लीडर है जिसके हर कॉज में ओवरसीज पाकिस्तानी ने सपोर्ट किया हमेशा, चाहे शौकत खानम हो, चाहे नमल हो, और चाहे तहरीक इंसाफ हो। हमने तो पॉलिटिकल फंड रेजिंग को एक तरीके से किए जाए, दुनिया भर में होती है, और हमने तो साफ दे दिया है। मैं आपके पास एक ब्रेकिंग न्यूज देने लगा हूँ ना, पहले तो मैं आपको बता दूं जी
खान साहब ने कल प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट भी किए और वो बड़ा उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जी हम तो इनकरेज किया, हम सारी चीजें देने को तैयार हैं, जो मर्जी कर लो। अब पता चलेगा ना, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी, नून लीग तो ओसामा बिन लादेन से पैसे लेती रही है, पता तो चलेगा अब ये फंडिंग फॉरेन की किसने है। दूसरा, ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देने लगा हूँ सही जी जी। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि ये जो बड़ा उछल रहा है डीजल, मैं ये JUIF की जो है अब फॉरेन फंडिंग का केस भी जमा करा, उनको भी तो पता चले ना उनके पैसे किधर से आते हैं। हम तो खुश हैं, हमने तो सब दिया है हिसाब, इनको बोले ना अपने डोनर लिस्ट देना, हिसाब देना, हमने तो सब कुछ दिया है, हम तो खुश बैठे हैं इसमें। तो JUIF क्या अगर आप करने जा रहे हैं तो इसके अलावा भी तो जमाते हैं, बाकी लोगों को पता चल रहा है कहाँ से आ रहे हैं पैसे। ये तो फिर एक पूरा सियासी स्ट्रक्चर ही तबाह हो जाएगा अगर यही अमल सबके साथ हुआ तो सबके सब मतलब न बचोगे तुम न तुम्हारे ये साथी, अगर नाव डूबी तो डूबेंगे सारे। कुछ हिसाब दिया हुआ है, हमें कोई डर ही नहीं है। नहीं तो फिर इलेक्शन कैसे होंगे अगर जमातों पे पाबंदियां लग जाएंगी? और तो अगर जमाते जाने ना, दूसरी जमात खोलें और उसकी फंडिंग करवाएं दोबारा तरीके से और बताएं पैसा कहाँ से आया। मुल्क का, कौम का पैसा चोरी करके बाहर अपार्टमेंट खरीदने की रसीद दे नहीं सकते। इमरान खान वो शख्स है 40 साल का हिसाब दे के बैठा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, तो ये आगे आगे हमें स्टोरी सुना रहे हैं। नहीं, आपको नहीं सुना, आप ये कह रहे हैं कि आपने हिसाब दिया है और ये हिसाब और ये रिपोर्ट जो है वो अंग्रेजी में आपने पढ़ ली है, तो अंग्रेजी में जो आपको पढ़ के समझ में आई है तो आप क्या क्या एतराज़ात, अगर इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को आगे बढ़ाती है तो आपके इस रिपोर्ट पर क्या क्या एतराज़ात हैं? किसके ऊपर? ये जो रिपोर्ट आपने इंग्लिश में पढ़ी है। इलेक्शन कमीशन ने साफ लिख दिया हमारे पास, उन्होंने तो कहा कि जी इनके जो अकाउंटेंट है, कौन से जी चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने कुछ किया, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको जवाब दे देंगे। हालांकि रिपोर्ट उस पर डिसएग्री नहीं किया उन्होंने, नहीं, उसमें ये भी लिखा है कि ठीक ठाक हिसाब है, लेकिन उन्होंने शायद वो नहीं किया, कंसाइल नहीं किया बैंक स्टेटमेंट से, वो करके दे देंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। नहीं तो लेकिन उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो कि इलेक्शन कमीशन के कानून से थोड़ी सी मुतसादिम है, जैसे कि दुबई के एक क्रिकेट क्लब ने आपको मिलियंस ऑफ डॉलर दे दिए हैं। वो किसका था क्रिकेट क्लब? एक पाकिस्तानी का है ना। अच्छा, पाकिस्तानी का है ना, आरिफ नकवी का पाकिस्तानी है ना। अच्छा, तो आरिफ नकवी साहब का क्लब था, वो कह रहे हैं कि जी वो एतराज़ है, लॉयर्स ये कह रहे हैं अपोजिशन के कि जी क्यों इस तरह के क्लब्स ने और मुख्तलिफ कंपनीज ने भी आपको फंडिंग की है। सर वो कंपनी किसी पाकिस्तानी की है, अगर पाकिस्तानी चेक लेके भेजना चाहता है अपनी कंपनी से, हमें क्या पता, हम उसकी कंपनी की ऑडिट तो नहीं कर रहे। तो आप लेकिन ये जो प्रोसेस है आपको तो 10 साल लग गए, अगर आप आज से शुरू करेंगे तो फिर कितने साल लग जाएंगे दूसरों के? हमें क्यों 10 साल लगे, हमने तो उसी 2008, 9, 10 का स्क्रूटनी में टाइम लगा इलेक्शन कमीशन ने हमारा, हमने तो सब कुछ जमा करा दिया, हमें क्या है। नहीं, आपने तो कई मरतबा डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की, कोर्ट्स गए, हाई कोर्ट गए, आपने उसको डिले किया, हमने सारा कुछ जमा करा दिया है। अब हमारी ये फॉलो करे अपना एग्जाम्पल और PML एंड PPP, और इंशाल्लाह मैं जब जमा कराऊंगा उनको भी शोकाज नोटिस जारी हो गए हैं। जमातों को जमा कराना होता है, सब करवाएं ना। हाँ, सब करवाएं। आप जो ये रिपोर्ट थी इसको तो ओपन पब्लिक करने के लिए भी कोर्ट चले गए कि वहां से इसको पब्लिक न किया जाए। तो हमने सिर्फ ये कहा था हमारा कर रहे हो सबका करो, अब तो कह रहे हैं। हाँ, तो सब नहीं, तो सबका तो अभी हुआ ही नहीं, तो करें कैसे? तो फिर इलेक्शन कमीशन को बोले ना, करे ना। हाँ, तो जब करेंगे तो उनकी भी करेंगे, तो पब्लिक करे ना, वो ना करे, हमें बताए ना, हमने तो बता दिया, चलो हमारे पे एतराज है ना। हाँ, कि ये 2-4 लाख इधर उधर हो गए, उनके जरा करे ना, उनका भी बताए हमें, करे स्क्रूटनी, मंगाए उनके अकाउंटेंट से। तो आप लोग तहरीक इंसाफ वो जमात है जो हर जगह एग्जाम्पल सेट करती है, हर जगह एग्जाम्पल सेट करती है। जलसों में हमने, सियासत में हमने हर चीज में अपने एग्जाम्पल सेट की। ठीक हो गया अली जैदी साहब, वरी मेहरबानी सर जी, तव्हां जी सर, वरी मेहरबानी। अली जैदी वफ़ाक़ी वज़ीर असां सां मौजूद हुयो ऐं वाज़े तौर ते चयो त असां हिकिड़ी शइ, हर सबूत इलेक्शन कमीशन जी स्क्रूटनी कमेटी जे साम्हूं पेश कयो आहे, पर तमामु जमातुनि खे इहो करणु खपे ऐं तमामु जमातुनि सां इलेक्शन कमीशन इहो तफ़सीलात वठे
ऐं हिकिड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इहा शेयर कई आहे त JUIF जे ख़िलाफ़ु हाणे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ वेंदी ऐं उन्हनि जा जेका उन्हनि जी जेका फंडिंग आहे उन जे हवाले सां डिटेल जे लाइ दरख़्वास्त ज़रूरु ॾींदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे हिन में मुश्किल कुझु बि न थींदी। इलेक्शन कमीशन में जेका असांजा एतिराज़ात हूंदा उहो असां सबमिट कंदासीं। हिते 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 वठूं था हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक ऐं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ पाकिस्तान में महांगाई ऐं मिनी बजट जी जेका गूंज आहे, जेका आवाम परेशान आहे, मिनी बजट छा आहे, उन में कहिड़ा मसला आहिनि, छो मिनी बजट अचे थो, इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून टू KTN न्यूज़। मिनी बजट खां महांगाई थींदी या मईशत खे फ़ाइदो थींदो ऐं हुकूमत छा मिनी बजट ॾियण खां पोइ जेको बजट जो खसारो आहे उनखे घटि करण में कामयाबु थी वेंदी ऐं IMF केतिरो राज़ी थींदो, हिन हवाले सां असांखे जॉइन कयो आहे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, एक आध वजह तो खैर, क्या मिनी बजट किसी भी मईशत में कोई अचंभे की बात होती है, कोई अजूबा चीज़ होती है, बीच में दरमियान में बजट में तरामीम पूरी दुनिया में मईशत को संभालने के लिए क्या कोई इंतहाई कोई बुरा काम होता है, कोई बहुत ही गलीज़ किस्म का काम है? क्या समझते हैं आप मिनी बजट को? देखिए, पहले सवाल तो ये पैदा होता है कि ज़िमनी बजट आ क्यों रहा है। ज़िमनी बजट इसलिए आ रहा है कि हुकूमत जो है वो टैक्सों की चोरी रोकने में नाकाम है या कोशिश ही नहीं करना चाहती। अगर इमरान खान साहब ने जो कौम से वायदे किए थे उसमें पहला तो ये था कि इलेक्शन से कुछ हफ्ता पहले 10 नुकाती हिकमत अमली थी। उसमें ये कहा गया था कि वफाक और सूबे 100 दिन के अंदर हम पॉलिसी बनाएंगे कि वो हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगा देंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, काले धन को सफ़ेद होने से रोकेंगे। अगर हम ये जो 100 दिन का उन्होंने वायदा किया था, अगर वो इस पर अमल करते, अब भी अमल कर लेते, तो फिर ज़िमनी बजट की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर एक, उसका मुतबादिल मौजूद था। दूसरी बात ये थी कि जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई थी, आपको याद होगा 2019 में, उसमें दुनिया में सबसे कम शरह टैक्स पर हमने माफ़ी दी थी हुकूमत ने, मगर एक कानून बनाया था और वो कानून बनाया था कि जो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे, जिनके चोरी के असासे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जिसकी तफसीलात हुकूमत के पास मौजूद हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था हम उन पर क्रैक डाउन करेंगे, अगर उनसे टैक्स वसूल कर लेते उन चोरों से, तो फिर 900 अरब रुपया मिल सकता था, तब भी आवाम के ऊपर डालने जाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मुल्क के हालात ख़राब हों तो ज़िमनी बजट ज़रूर आना चाहिए, मगर उसमें सवाल ये पैदा होगा कि आया आप इनकम टैक्स की वसूली कर रहे हैं या इनडायरेक्ट टैक्सेस की कर रहे हैं। अगर टैक्सों की चोरी के लिए कुछ बात की जाती इनकम टैक्स की, तो उसको हम वेलकम करते, लेकिन इन्होंने तो टैक्सों की चोरी को हवा दी है, फ़रोग़ दिया है, और उसके बदले आवाम के ऊपर एक इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ डाला जा रहा है, जिससे बहुत सारे नुकसानात होंगे। इसलिए मैं उसको कहता हूँ कि ये गलत है, ये सही नहीं है। जो मुतबादिल मौजूद था वो करें, ये 10 नुकाती हिकमत अमली पर अमल करें, जो एमनेस्टी का था उसके ऊपर अमल करें, तो फिर जो है ना ज़िमनी बजट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक और बहुत अहम बात है इस पर जो हम एतराज़ कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि IMF के साथ मुज़ाकरात हमारे होने थे, आपको यह पता होगा, जून जुलाई में। अगर उस वक्त ये IMF की शराइत पर तय करके आप उनके साथ हमारा प्रोग्राम बहाल हो जाता, तो आज इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती ज़िमनी बजट की। ये मैं क्यों कह रहा हूँ उसकी बता दूँ। अभी जो आदाद शुमार हमारे सामने आए हैं, वो जुलाई से दिसंबर तक हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, तिजारती खसारा, ये 25 अरब डॉलर रहा, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा है और पिछले साल की इसी मुद्दत से दुगना है। हमारा जो इंपोर्ट्स हैं वो 40 अरब डॉलर पहुंच गई, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा है। हमारे रुपए की कदर जो है 25 रुपए फी डॉलर गिर गई। हमारा स्टॉक एक्सचेंज में दिसंबर तक 11 अरब डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन का नुकसान हुआ है, कोई मामूली बात ये नहीं है। और हमारा जारी हिसाबात का खसारा जो मुस्बत था, वो अब तकरीबन 7 अरब डॉलर जो है वो हो चुका है नवंबर तक, और अब खदशा यही है कि 14 अरब डॉलर ये क्रॉस कर जाएगा। तो ये सारी तबाही बर्बादी जो आई, ये पुरस्कार बात है कि आपने जून जुलाई में करने के बजाय आप इसको अक्टूबर तक क्यों लेके गए, उसकी क्या ज़रूरत थी।
ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में ये मामला तय होने चाहिए थे। तो अगर अक्टूबर में ले गए थे तो 2-3 रोज में आप कर लेते, उसको ये दिसंबर तक, नवंबर तक क्यों ले गए? इसलिए कि ये चाह रहे थे कि जो शरह सूद बढ़ानी ना पड़े और उसके सस्ते कर्जे देते रहें, माफिया उससे फायदा उठाता रहे और गैर जरूरी इंपोर्ट्स करते रहें। तो ये वो चीजें हैं जिसका जवाब जो है वो देना पड़ेगा स्टेट बैंक को भी और वजारत खजाना को भी। जनाब, तो बिल्कुल आप भी बात तो ठीक है। हुकूमत ये कहती है कि जी तजारती खसारा आप क्यों कोविड से कनेक्ट नहीं करते, क्यों कनेक्ट नहीं करते कि जो पिछले 1.5 साल का इम्पैक्ट है वो अब पड़ना शुरू हो गया है और उसको कंट्रोल करने के लिए जो मेन चीज़ है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आर्टिफिशियल जिस किस्म के इक़दाम किए जा रहे हैं, जो प्रैक्टिकल इक़दाम करने थे वो नहीं किए, लेकिन हम कोविड को इग्नोर कर रहे हैं। हुकूमत ये करी कि उसको इग्नोर ना करें, उसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। देखिए, मैं आपसे एक बात बता दूं, हुकूमत तो सियासी बयानात देती है, मैं तो जो बातें करता हूं वो दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स और स्टैटिस्टिक्स जो गवर्नमेंट की होती हैं उससे बाहर बात कभी नहीं करता। मैं आपको बता दूं कि स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट है, स्टेट बैंक अपनी रिपोर्ट में ये कहता है कि हम जो सस्ते शरह सूद पर हमने कर्जे देने शुरू किए थे जून 2020 से, उसके नतीजे में लोगों ने गैर ज़रूरी इंपोर्टेड गाड़ियां खरीदी, लोगों ने गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स किए, जिसकी वजह से हमारा तजारती खसारा बढ़ा और जिसकी वजह से रुपए की कदर जो है वो गिरी। तो अगर ये कोरोना का बड़ा फैक्टर होता तो फिर हम बात मान लेते। सवाल ये कि स्टेट बैंक इनकी इस बात को क्यों रद्द कर रहा है, और अगर ये वजह थी तो जैसे ही हम IMF के प्रोग्राम में जाने की तैयारी की, आपने देखा कि डिस्काउंट रेट जो है उसमें 275 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया है। हालांकि कोविड-19 की लहर और जो नया वो है वायरस वो सर उठा रहा है, लेकिन स्टेट बैंक ने तो इस बात को रद्द किया है और वो यही कहते हैं कि गैर जरूरी इंपोर्ट्स हुई हैं, हमारा जो था सस्ती शरह सूद का, इसलिए वो इसको इजाफा कर रहे हैं। ये कैसा तो हुकूमत का जो बयान है वो सियासी डॉक्टर बयान साहब, है। ये कैसा तजाद लेकिन है? मैं आपको ये भी बता दूं कि 26 रुपए जो गिरा है $1 के ऊपर मई से अब तक, ये कोरोना की वजह से तो नहीं गिरा। अगर कोरोना की सबसे ज्यादा तबाही तो हमसे कहीं ज्यादा भारत में आई थी, लेकिन वहां पे अफरात ज़र 5% है, हमारे यहाँ है 12.3%। भारत का ग्रोथ रेट इस वक्त जो है वो 7.3% है, हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 4% के करीब है। इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना को इस्तेमाल कर रहे हैं वजह बनाने में। असल वजह जो है हुकूमत की वो गलत पॉलिसियां हैं, स्टेट बैंक की वो गलत पॉलिसियां हैं, जो इसलिए कि खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है, भारत से भी ज्यादा है, बांग्लादेश से भी ज्यादा है, और हमारी शरह नमू खित्ते के मुकाबले में कम है, भारत से भी कम है, श्रीलंका से भी कम है और बांग्लादेश से भी कम है। ये वो हकाइक हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि गलत पॉलिसियां, गलत फैसले, मईशत के साथ खिलवाड़ करना और IMF के प्रोग्राम को गैर जरूरी तौर पर मुअत्तल रखने की वजह से है। तो असल वजह जो है वो IMF के प्रोग्राम को मुअत्तल रखना ताकि सस्ती शरह सूद पर कर्जे दिए जा सके। मैंने उसके आपको दस्तावेजी हकाइक पेश किए हैं, जिसके बाद शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रहती। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये किस किस्म का तजाद है स्टेट बैंक और हुकूमत के दरमियान? क्या कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, या जो पॉलिसीज़ बना मेकर्स हैं वो कहीं और बैठ रहे हैं, हुकूमत कहीं और बैठ रही है, या ये जो कोऑर्डिनेशन है उसमें कोई ये जो IMF के साथ हम डिले हुए, ये इस डिले का आप किसको जिम्मेदार करार देंगे? और मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आवाम समझने की कोशिश कर रही है कि स्टेट बैंक, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, हुकूमत, क्या ये ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है जिसकी वजह से हम ये सब कुछ भुगत रहे हैं? देखिए, आपने एक बहुत ही अहम नुक्ता उठा दिया है। पहली बात तो ये था कि ये जो हमारा स्टेट बैंक का जो अभी नया बिल आ रहा है जो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ है, उसमें जो एक कोऑर्डिनेशन बोर्ड है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी हुकूमत की और स्टेट बैंक की, उसका एक कोऑर्डिनेशन बोर्ड है जो वक्तन फवक्तन मीटिंग्स करते हैं, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक भी होते हैं और वजीर खजाना भी होते हैं और दूसरे नुमाइंदे होते हैं। उसको अब ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन अभी तक तो वो जो है वो मौजूद था। मैं अब भी ये समझता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि अशराफिया को नवाजने के लिए हुकूमत और स्टेट बैंक ने ये गलत फैसले किए हैं कि ताकतवर तबकों को नवाजा जाए, लेकिन चूंकि स्टेट बैंक की रिपोर्टें दुनिया भर में जाती हैं,
हुकूमत के सियासी बयानात इतने नहीं देखती दुनिया जितनी स्टेट बैंक की रिपोर्ट देखता है। तो स्टेट बैंक खुल के ये बात कहने के लिए तैयार नहीं था कि ये कोरोना की वजह से है, क्योंकि नहीं है। ये बिल्कुल स्टेट बैंक ने वो गलती मान ली है कि हमने शरह सूद को कम रखने के जो फैसले किए उससे ताकतवर तोक़ों ने फ़ायदा उठा लिया। लेकिन मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि ये गलती नहीं थी, ये सोची समझी स्कीम थी अशराफिया को नवाजने के लिए, सस्ती शरह पर कर्जे देने के लिए, जिसके लिए प्रोग्राम मुअत्तल रखा। और जो है शौकत तरीन ने अगर वो जो है वो जून या जुलाई में ये प्रोग्राम के शराइत तय कर लेते तो नवंबर तक नहीं ले जाते तो ये तबाही नहीं आती। सवाल ये कि आप उनसे क्या आर्गूमेंट्स कर रहे थे। देखिए, इसमें एक पेट्रोलियम लेवी है, वो आपके बजट में मंजूर है कि आप 50 अरब रुपए साल महीना लेंगे, वो आपने करना था। आप इनकम टैक्स की चोरी रोकना नहीं चाहते तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने लगाने थे। तो फिर सवाल ये मुज़ाकरात किस चीज़ पे कर रहे थे। असल में मुज़ाकरात की आड़ में हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने दोनों ने बराबर की जिम्मेदार हैं इसके। और इसमें अगर कभी जब भी अकाउंटेबिलिटी होगी, 11 अरब डॉलर का स्टॉक एक्सचेंज 26 रुपया फी डॉलर गिरना उस मुल्क में जिसकी कि 65 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स है, ये काबिल जराइम माफ़ी नहीं है। और सारा फिर एम्फेसिस हमने डाल दिया तरसीलात के ऊपर। और स्टेट बैंक कहता है कि ये कारकुनों की तरसीलात है, लेबर्स की तरसीलात है। क्या हम दुनिया को नहीं पता है कि 86 बिलियन डॉलर्स की जो रेमिटेंसेज आई हैं पाकिस्तान में इस हुकूमत के दौर में, वो बड़े बड़े अमाउंट्स की हैं। बेचारे जो हमारे लेबर्स हैं वो तो पाकिस्तान का सरमाया है, वो अपनी बचतें पाकिस्तान में भेज रहे हैं। लेकिन एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) है जिसमें ये कहा गया है कि जी कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता स्टेट बैंक के अलावा कोई रेमिटेंसेस के ऊपर। तो ये जो बड़ी बड़ी अमाउंट की रेमिटेंसेज आ रही हैं, तो स्टेट बैंक क्यों कह रहा है कि ये कारकुनों की तरसीलात हैं? इसलिए कि जब हमारा तिजारती खसारा आसमान पर पहुंचा तो फिर उसको कम करने के लिए रेमिटेंसेस को इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे मैंने अभी बताया कि 25 अरब डॉलर का हमारा तिजारती खसारा है 6 महीने का। और 2018 में जिसको दिवालिया इन्होंने कहा था, एक साल का था 37 अरब डॉलर। तो आप सोचें कि अगर 12 महीने में 37.5 अरब डॉलर तिजारती खसारा 2018 में आया, जिसको ये दिवालिया कह रहे थे, तो अब जब 6 महीने में 25 अरब डॉलर आ गया तो इसको क्या कहेंगे? लेकिन इन्होंने रेमिटेंसेस बढ़ाकर उसको कम किया है। 7 अरब डॉलर का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, अब ये 14 अरब डॉलर पर चला जाएगा, जो खौफनाक हद है। हकायक बिल्कुल सामने है। गलत फैसले, अशराफिया को नवाजना, ये वो चीज़ है जिसने के, और इसमें अमेरिका का भी मकसद था कि अमेरिका चाहता है कि न्यू ग्रेड गेम के तहत जो है वो पाकिस्तान को जो है वो गैर मुस्तहकम रखा जाए, मईशत को कमज़ोर रखा जाए, अफगानिस्तान में जो है वो गैर मुस्तहकम रखा जाए, ताकि खित्ते में जो है आप कह रहे हैं कि अमेरिकी एजेंडे को हमने पूरा किया, उनकी जो सोच थी उसको हमने पूरा किया। और जो इस वक्त लोग बैठे हुए हैं, हुकूमत बैठी हुई है, वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाह रहे हैं और उस एजेंडे पर पूरा कारबंद है। क्योंकि जिस तरह की स्टेट बैंक जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहा है और जिस तरह के एक्ट कर रहा है, वो बिल्कुल अपोजिट सिमतों में है। इस जो रिपोर्ट वो पेश कर रहा है उसमें वो खुद को क्लियर करने की कोशिश में है, और जो इक़दाम वो कर रहा है वो वही कर रहा है जो उससे हुकूमत कह रही है। देखिए, आपने बहुत ही अहम नुकात उठा दिए हैं। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा सकता हूँ। पहली बात तो ये कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान में का एक ड्रामा हुआ था 2009 में, और जिसमें शौकत तरीन साहब का बड़ा अहम किरदार था, और उन्होंने बड़े गलत बयानियाँ की थी और बाद में उन्होंने गलती मान भी ली थी। अब ये 2021 में वही तारीख दोहराई जा रही है। नंबर 1 तो ये है। लेकिन शौकत तरीन ने ये कह दिया है कि ये हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की वजह से ये हमारे ऊपर IMF का दबाव है, अमेरिका के कहने से। लेकिन उन्होंने असल बात नहीं बताई कि हम खुद मुआवनत कर रहे हैं, हुकूमत मुआवनत कर रही है, वो खुद मुआवनत कर रहे हैं, स्टेट बैंक मुआवनत कर रहा है। मगर इसमें जो सबसे अहम पहलू है, जो कि आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, और मैं इसको बहुत अहमियत दे रहा हूँ, जो नुक्ता आपने उठाया है ये प्रोग्रामों में रिपीट होना चाहिए। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ हमारे जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं उनके ज़मीर को जगाना मैं ये चाहता हूँ कि उन्होंने अभी एक कौमी सलामती पॉलिसी जो है मंजूर की है। कौमी सलामती पॉलिसी का जो अहम नुक्ता है कि पाकिस्तान की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मईशत को भी मजबूत बनाना होगा, और मईशत मजबूत अगर नहीं होगी तो कौमी सलामती को आप गारंटी नहीं कर सकते, जैसे सोवियत यूनियन में टूटा था। लेकिन उसका दूसरा बड़ा नुक्ता ये है कि मईशत की सलामती के लिए ज़रूरी है कि आवाम की हालत बेहतर हो, महंगाई कम हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस ना लगें, लोगों को साफ पानी मिले, लोगों को इलाज मालजे की सहूलियात मिलें, और जो है वो हर किस्म की आमदनी पे इस तरह टैक्स लगाएं कि जो 23 मिलियन बच्चे मेरे स्कूल नहीं जा रहे
उसमें हर बच्चा जो है वो स्कूल जाए, ये कानून की रिक्वायरमेंट ये है तो एक 25 लॉन्ग ए। टर्म, ये तो और एक लॉन्ग सलामती टर्म, के, ये आप तो डॉक्टर सलामती साहब, के तकाजे, मैं ये जुमला पूरा कर लूं, जी सलामती के जी तकाजे जो है वो आप पॉलिसी मंजूर कर रहे हैं और उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या जिमनी बजट ला रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के मुतसादिम हैं। तो जी हाँ। जो पार्लियामेंटेरियंस जो है अगर सलामती की पॉलिसी को वोट देते हैं तो वो कैसे जिमनी बजट को मंजूर कर सकते हैं, ये अकल से बालातर है और जनाब। यही डॉक्टर साहब, स्टार्टिंग जहाँ से आपने की थी वहाँ से मैं आपको एंडिंग की तरफ लेके जाता हूँ कि ये जो इक़दामात हुकूमत के हमें नज़र आ रहे हैं, ये इक़दामात जो आर्टिफिशियल हैं, और वो जो इक़दाम, वो जो प्रैक्टिकल कदम होना चाहिए था कि टैक्स नेट को बढ़ाएं और टैक्स जो चोरी है उसको कम करें, अगर ये एक लाइन मुकम्मल कर ली जाए तो क्या ये सारे मामला हल नहीं हो जाएंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की है, मैं 100% मुत्तफिक हूँ। इसको इस तरह कह लें कि इमरान खान ने जो 10 नुकाती हिकमत अमली दी थी, उसमें यह था कि 100 दिन के अंदर हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगा के मुनसिफाना निज़ाम कायम कर देंगे। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि हंगामी बुनियादों पर उन वजूहात को दूर करेंगे जिनकी वजह से सर्कुलर डेट पैदा होता है। लेकिन जो सर्कुलर डेट पिछली हुकूमत के 5 साल में हुआ था, उससे ज़्यादा इनके 3 साल में हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मईशत को जिस तरह तबाह किया जा रहा है दानिस्ता न्यू ग्रेड गेम के तहत, जिसका हल मौजूद है आज, जिसका आपने जिक्र किया, मैं उससे मुत्तफिक हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, अमरीकी दानिश्वर कोई 97 ईयर्स का एज का आदमी है जिसको सारी दुनिया में इज्जत से देखा जाता है, उसने ये कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की अशराफिया को खरीद लिया है। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ, आज जो कुछ हो रहा है, 20 महीने तक इस हुकूमत ने जो है वो मुअत्तल रखा, स्टेट बैंक ने मिलके IMF के प्रोग्राम को, जिससे तबाही आई। हमारा गवर्नर IMF से आया है, वो अपने डिप्टी गवर्नर को भी ले आया है। और इमरान खान साहब ने, अगर आपको याद हो, 2019 में जब IMF से मुज़ाकरात हो रहे थे तो अपनी मुज़ाकराती टीम को तोड़ दिया था, और तोड़ने के बाद दोनों IMF के नुमाइंदे लगा दिए थे। वहां से तबाही और बर्बादी का अमल शुरू हुआ है। तो ये तो एक बिल्कुल वाज़ेह चीज़ है जो आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन इस खतरे को भी समझना चाहिए कि अशराफिया को खरीद लिया गया है और वो मुस्तकिल ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर हो, हुकूमत और कौम में एतमाद का बहरान पैदा हो, खित्ते में बदअमनी हो, और जो हम फ़ायदा उठा सकते थे CPEC से और जो नई हिकमत, वो सब जो है वो खतरे में जाते नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको 3 प्रेडिक्शन दे सकता हूँ। नंबर 1, इमरान खान साहब का ये कहना गलत है कि ये आखिरी IMF का प्रोग्राम है। ये 100% गारंटी है कि जितनी तबाही अब ले आए हैं तो हम आइंदा भी IMF के पास जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, 2075 तक, 2075 तक हमारी फीकस आमदनी जो है वो OECD ममालिक तक नहीं पहुंचेगी। तीसरी ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सारी दुनिया ने मुकर्रर किए थे 2030 तक, वो हम खुदा न खास्ता अब हासिल नहीं कर पाएंगे। और पाकिस्तान में जो है, जब इस हुकूमत के 5 साल पूरे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ रेट इनका 3% होगा, और जबकि इनको विरसे में मिला था 5.5%। कर्जों की जो इजाफा हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा हुआ है, रुपए की कदर सबसे ज़्यादा तेज़ी से गिरी है। और सबसे बड़ी चीज़ जिसका जवाब नहीं है कि जो बैरूनी सरमायाकारी 2018 में आई थी, 2019 में बाहर से वो सरमायाकारी कमाई, 2020 में कमाई, 2021 में कमाई, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा टैक्स GDP रेशो 94-95 में था, जो पीपल्स पार्टी का दौर था 14.4%। अब आप 10% पर आ गए। तो ये जो तबाही बर्बादी उन दोनों हुकूमतों के मुकाबले में आ जा रही है, उसका कटहरे में डाके जवाब कभी ना कभी ज़रूर देना पड़ेगा। और आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन बातों को, जो आज आप सवालात कर रहे हैं, ये बार बार उठाए जाएं ताकि लोगों को पता चले कि उनके साथ क्या हो रहा है। जब तक लोग खड़े नहीं होंगे, अवाम के ऊपर दबाव, हुकूमत पर दबाव नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी तफसील के साथ, वरी मेहरबानी तव्हांजी, ऐं वरी तफसील सां डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ओरिजिनल पिक्चर तव्हांजे साम्हूं रखी। गो मईशत के सम्झणु आम 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 माण्हू जो कमु नाहे। वाज़े तौर ते इहा ॻाल्हि बिल्कुलु साम्हूं अची वई आहे त हुकूमत ऐं जेका इदारा मईशत हलाइनि था उन्हनि में को कोऑर्डिनेशन कोन्हे, उन्हनि जी नीयत वाज़े कोन्हे, उन्हनि जी रिपोर्ट्स वाज़े तौर ते चवनि थियूं त असां पॉलिसी ठाहिण में नाकाम थी विया आहियूं, ऐं हू उन जो एतराफ़ कनि था, पर एतराफ़ हू जंहिं लैंग्वेज में कनि था, उहा लैंग्वेज, उहा ज़बान टेक्निकल आहे, जेका आम माण्हू ताईं, आम माण्हू जी सम्झ खां ॿाहिरि आहे।
ऐं उहा कामर्स जी जेका हेर फेर आहे उन में माण्हू सम्झनि नथा, पर सिचुएशन सही कोन्हे। हुकूमत जेको कमु उनखे करिणो हुयो ऐं ख़ासि तौर ते जेका टैक्स नेट जी ॻाल्हि डॉक्टर साहब कई, टैक्स नेट न वधायो आहे, हुकूमत आर्टिफिशियल इक़दामात करे थी, कॉस्मेटिक इक़दामात करे थी, आर्ज़ी तौर ते तव्हां चओसि त हुनखे सिर्फ़ु अॻिते वधाइण लाइ असांजी लैंग्वेज में जुगाड़ करे थी, उहा हाणे सूरत हाल साम्हूं थी वई आहे। अॼु जे पॉइंट ऑफ ऑर्डर में असांजो प्रोग्राम पॉइंट ऑफ ऑर्डर अॼु पुॼाणी ते पहुतो। न सिर्फ़ु इहा त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ कहिड़ी मुश्किलात में आहे उहा असां डिस्कस कईसीं, मईशत कहिड़ी सूरत हाल में आहे, मिनी बजट कहिड़ो असरु विझंदो माण्हुनि ते, उन ते असां तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई। सुभाणे इंशाअल्लाह नए मसइलनि सां, नए अवामी मसइलनि सां पॉइंट ऑफ ऑर्डर पेश कंदासीं।